नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक और कहानी बांझ सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप सबको कहानी पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए सुने कहानी बांझ। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, कि अभी तक उसने मात्र सुना ही था, परंतु अब वो इस कहावत पर विश्वास भी करने लगी थी। वो स्वयं सुंदर पढ़ी लिखी थी और उसके मन में ऐसा ही पति पाने की आकांक्षा भी थी। मन में विचार उठता था, सपने तो सपने ही होते हैं। हाँ, उन्हें अपने कर्म से वास्तविकता में बदला जा सकता है, मगर विवाह से कर्म का क्या मतलब? क्या इसका मतलब लव मैरिज तो नहीं है? अरेंज्ड मैरिज में माँ बाप मात्र खाता पीता परिवार और कमाऊ वर ही देखते हैं। शक्ल को लेकर क्या लड़की जिंदगी भर चाटेगी? कमाऊ वर प्राप्त करने के लिए माँ बाप लड़की के जन्म से ही बचत करना शुरू कर देते हैं। इन सब कंस्ट्रेन बाध्यताओं के साथ शक्ल सूरत पर कोई ध्यान ही नहीं देता। पर लव मैरिज करने के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए। लव मैरिज में अपने पसंद का शौहर मिलने के अलावा माँ बाप की आर्थिक विवशताएं भी आड़े नहीं आती। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? पर लवी भाग्यशाली थी। उसे अरेंज्ड मैरिज में भी वो सब मिल गया जिसकी उसे आकांक्षा थी। प्रशांत लंबा चौड़ा सुंदर और अच्छे परिवार से होने के अलावा उसकी सैलरी भी अच्छी थी। हाँ, थोड़ा ईगोइस्टिक था। लवी ने सोचा, कोई भी संपूर्ण नहीं होता। वो प्रशांत की ईगो को चंद्रमा के दाग की भांति स्वीकार कर लेगी। वैसे भी भारत में मर्दों की ईगो को उनका पैदाइशी हक माना जाता है। अतः शादी के बाद लवी ने प्रशांत की ईगो का हमेशा ध्यान रखा। इस सिलसिले में उसने अपनी माँ को आदर्श माना था। बचपन से वो देखती थी कि मात्र अपने पति की ईगो का ध्यान रखकर माँ परिवार पर एक छत्र राज्य करती थी। लवी और प्रशांत का दाम्पत्य जीवन सुखी था। शुरू के कई साल तो जैसे स्वप्न लोक में बीते, पर धीरे धीरे लंबी मधुयामिनी बीत ही गई। लवी को प्रशांत के अंदर कुछ कुछ चिड़चिड़ापन का आभास होने लगा। वहीं उसने ये भी महसूस किया कि वो स्वयं कुछ दिनों से अति संवेदनशील हो गई है। सब कुछ होते हुए भी जैसे जीवन में कुछ खालीपन सा आ गया हो। इस परिवर्तन को इतने वर्षों की अति निकटता का परिणाम मानकर वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास आ गई। एक दिन लवी ने अपने और प्रशांत के स्वभाव में आए इस परिवर्तन के बारे में माँ से चर्चा की। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, दाम्पत्य जीवन में केवल पति पत्नी ही नहीं होते, संतान के होने से ही परिवार पूर्ण होता है। विवाह में लिए गए संकल्पों में कुल और वंश वृद्धि की शपथ भी सप्तपदी में दिलाई जाती है, मगर आधुनिकता में लोग विस्मृत कर देते हैं कि संतति ही दाम्पत्य जीवन का मुख्य ध्येय है। प्रकृति ने दाम्पत्य जीवन को इसीलिए इतना मधुर बनाया है। तुम लोग इन 5 वर्षों में इस मुख्य उद्देश्य को भूल ही गए। ऐसी परिस्थिति में तो ये होना ही था। पारिवारिक जीवन की ये एक खराश अनिवार्य कमी की ओर इंगित कर रही है। तुम लोगों को शीघ्र ही संतानोत्पत्ति के बारे में सोचना चाहिए। लवी को तत्काल ही लगा कि मातृत्व की चाह ही शायद उसके हृदय को व्यथित कर रही है। पत्नी धर्म कर्तव्य है तो मातृत्व पूर्णता। उसने घर लौटकर प्रशांत से बात की। प्रशांत ने भी स्वीकार किया कि संभवतः इसी रिक्तता के चलते वो स्वयं भी विक्षुब्ध हो रहा था। लवी ने डेली पिल्स का प्रयोग तत्काल छोड़ दिया। पति पत्नी पूर्ण रूप से सृजन में व्यस्त हो गए। उनका वैवाहिक जीवन एक बार फिर से मधुमय हो गया। परंतु क्या सभी को सब कुछ मनचाहा मिल जाता है? शायद नहीं। शादी के बाद संतान होना कितनी स्वाभाविक बात है, फिर भी संसार में सर्वदा वो हो नहीं पाता जिसे स्वाभाविक तौर से होना चाहिए। लगभग 1 वर्ष के लगातार प्रयास के बाद भी जब कोई शुभ संकेत नहीं मिला तो दोनों ने डॉक्टर के पास जाने का मन बनाया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम आजकल बहुत से दंपतियों को आ रही है, ये लाइलाज नहीं है। उसने लवी के पर्चे पर कई टेस्ट लिख दिए और कहा कि ये कराकर मुझे दिखाए। फिर उसने प्रशांत का नाम पूछकर एक पर्चा उसे भी पकड़ा दिया। ये कुछ जांचें आपको भी करानी होंगी, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। डॉक्टर ने पर्चा प्रशांत को पकड़ा दिया।
फिर घंटी बजाकर अगले मरीज को भेजने को बोल दिया। मतलब लवी और प्रशांत का टाइम समाप्त हो गया। रास्ते में पैथोलॉजी लैब देखकर लवी ने कहा, क्यों ना हम लोग आज से ही टेस्ट करवाना शुरू कर दें। उसके स्वर में मातृत्व का आग्रह और आतुरता थी। नहीं, घर चलो, वहाँ बैठकर बात करते हैं, उसके बाद ही कुछ तय होगा, प्रशांत ने बेरुखी से कहा। घर पहुंचकर प्रशांत ने कोई बात नहीं की, बस उद्विग्न सा घर में घूमता रहा। लवी ने भी उस समय बात करना उचित नहीं समझा। वो प्रशांत की उद्विग्नता का कारण जानना चाह रही थी, परंतु इसके लिए उसे ये समय उपयुक्त नहीं लगा। अगले दिन जब प्रशांत ऑफिस जाने को तैयार हुआ तो लवी ने फिर पूछा, क्या आज किसी समय हम चेकअप के लिए जा सकते हैं? प्रशांत एकाएक बेफर पड़ा। मुझे कोई चेकअप वेकअप नहीं कराना, तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम करा लो, मैं एकदम ठीक हूँ, कहकर प्रशांत लवी के चेहरे पर ही दरवाज़ा जोर से बंद करके चला गया। लवी प्रशांत के इस व्यवहार को बिल्कुल भी नहीं समझ सकी। वो मन महसूस कर रह गई। इसके बाद जब भी लवी चेकअप की तरफ इशारा भी करती, प्रशांत बहुत बुरी तरह से पेश आता। 2-3 हफ्ते में लवी प्रशांत के टेम्पर यानी तुनुक मिजाजी और चिड़चिड़ेपन से आजिज आ गई। उसने भी उसी स्वर में जवाब देना शुरू कर दिया। वो भी प्रबल विरोध के साथ ये पूछने लगी थी कि आखिर प्रशांत जांच क्यों नहीं कराना चाहता। इस पर प्रशांत ज्वालामुखी बन जाता था। एक दिन तो हताश होकर लवी ने पूछ ही लिया, ऐसा तो नहीं है प्रशांत कि तुम जानते हो तुम्हारे अंदर वाकई कोई कमी है? यही एक वजह हो सकती है कि तुम जांच से बचना चाह रहे हो। इस पर तो प्रशांत लवी पर हाथ उठाते उठाते रह गया। घर से बाहर निकलते समय दरवाजे पर रुककर प्रशांत ने जो कहा वो हाथ उठाने से भी बदतर था। वो बोला, बेवकूफ़ महिला, मर्द या तो मर्द होते हैं या नामर्द। मर्द तो मैं हूँ, ये तो तुम भी जानती हो, इसलिए यदि कमी है तो तुम में ही है, क्योंकि तुम खुद एक बांझ हो, कहकर प्रशांत बाहर निकल गया। बांझ! एक स्वस्थ महिला के लिए इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? लवी वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। लवी को पहले तो ग्लानि से रोना आया, परंतु कुछ समय बाद उसे अपने रोने पर ग्लानि हुई। क्या वो इतनी कमज़ोर है कि एक वाक्य जिसमें कोई सत्यता नहीं उसे इतना लाचारी में रोने पर मजबूर कर दे? इतने दिनों के वैवाहिक जीवन की वजह से क्या वो रूढ़िवादी सदियों पुरानी नारी बन चुकी है जो मात्र आंसू बहाकर सारे कष्ट झेल लेती थी? नहीं नहीं, वो कुछ भी हो सकती है, पर लाचार कभी नहीं हो सकती। उसने परंपरागत पत्नी के रूप को त्यागने का निश्चय कर लिया। उसने फौरन अपने पहले बॉस, जहां वो शादी से पहले काम करती थी, को फ़ोन मिलाकर कहा, सर, मैं फिर से काम पर लौटना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए कोई जगह है? बॉस ही नहीं, सारा ऑफिस लवी की कार्यकुशलता से मुरीद था। बॉस ने कहा, लवी, तुम्हारे जैसे वर्कर्स के लिए मेरे ऑफिस में सदैव जगह है, तुम चाहो तो कल से ही काम पर आ सकती हो। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, लवी, जिस प्रशासनिक पोस्ट पर तुम थी वो अभी खाली नहीं है। क्या तुम एक स्तर नीचे के पद पर कार्य कर सकोगी? हाँ, तुम्हें सैलरी और पर्क्स की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले जैसे ही रहेगी, कहकर वो लवी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। लवी बोली, नहीं सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम कल से ऑफिस आ जाओ, तुम्हारा चैम्बर कल तुम्हें तैयार मिलेगा, कहकर बॉस ने फ़ोन रख दिया। पुराने ऑफिस में आज तक उसके कार्य की प्रशंसा हो रही है जानकर लवी का आत्मविश्वास बढ़ा। वो घर बंद कर कल से काम पर जाने के लिए आवश्यक ड्रेस लेने निकल पड़ी। रास्ते में उसे पड़ोसी के घर काम करने वाली बाई मिल गई। बाई को रोककर लवी ने कहा, बाई, मैं घर में काम करने के लिए एक बाई की तलाश में हूँ। मैं चाहूँगी कि तुम खुद मेरा भी काम कर दो, नहीं तो कोई भली बाई की व्यवस्था मेरे लिए कर दो। मेम साहब, मेरे पास नए काम करने के लिए समय नहीं है। मेरे पड़ोस में एक गरीब महिला रहती है, आप कहें तो शाम उसको लेकर आ जाऊं। उसका पति बीमार रहता है, उसे काम की ज़रूरत भी है। ठीक है, यदि तुम उसकी नेकनियति की जिम्मेदारी लेती हो तो मैं उसे काम पर रख लूँगी, लवी ने कहा। शाम को बाई एक कम उम्र की महिला को लेकर आई। दीनता और विपन्नता साफ झलक रही थी। भरपेट खाना न मिलने से आंखें गड्ढे में घुसी थीं, पर शक्ल से ईमानदार लग रही थी। हालांकि लाचारी और ईमानदारी अधिक समय तक साथ नहीं रह पाती, फिर भी लवी ने कुछ दया और कुछ प्रशांत के बर्ताव से चिढ़कर उस महिला को काम पर रख लिया।
सुबह नाश्ते की मेज पर जब श्यामा चाय लेकर आई तो प्रशांत ने रूखे स्वर में पूछा, ये महिला कौन है? ये हमारे यहाँ बाई का काम करेगी, जिससे मुझे अपने ऑफिस जाने का समय मिल सके। लवी ने एक प्रश्न के उत्तर में 2 सूचनाएं दे दी। प्रशांत लवी के इस बदलाव से चकित हुआ, किंतु कुछ बोला नहीं। नाश्ता करके ऑफिस चला गया। अपनों से नाइत्तेफाकी होने पर हम उन लोगों को उतने ही प्रबल रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिनके हम सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। इसी मानसिकता के चलते कल के झगड़े के बाद प्रशांत ने लवी को तलाक देने का निश्चय कर लिया था। उसका मानना था कि तलाक देकर वो लवी को दर दर की भिखारी बना देगा। पत्नी की बदजुबानी के लिए यही सबसे उपयुक्त सज़ा है। तलाक के बाद वो किसी अन्य महिला से शादी कर लेगा। प्रशांत का मानना था कि लवी बच्चा पैदा करने में अक्षम है। तलाक देने के लिए उसने अपने वकील मित्र से भी संपर्क किया, परंतु वहाँ भी मुर्गे की टीन टांग। लवी को बांझ सिद्ध करने से पहले उसे स्वयं अपना चेकअप कराना होगा। बात यहीं आकर टाएं टाएं फिस हो गई। प्रशांत को लगा जैसे उसकी वकील की बात की भनक लवी को कहीं से मिल गई। तभी उसने जॉब ज्वाइन कर तलाक के आगत खतरे से अपने को प्रतिरक्षित कर लिया। पहले दिन ऑफिस जाकर लवी को ऐसा वातावरण मिला जैसे कि उसने जॉब कभी छोड़ा ही ना हो। सभी सहकर्मी उससे बड़ी गर्मजोशी और प्रेम से मिले। ऑफिस में व्यस्त होने से उसका सारा विषाद धुल सा गया। घर लौटते समय उसने महसूस किया कि ऑफिस में वो एकदम सामान्य अनुभव कर रही थी। उसके मन में बांझ शब्द का शूल विस्मृत हो गया था। उसने ऑफिस ज्वाइन करने के अपने निर्णय को सही पाया। यदि वो घर में ही बनी रहती तो ये शब्द एक नासूर बनकर हमेशा उसके दिल में खटकता रहता। घर पहुंचने के बाद श्यामा के हाथ की गर्म चाय पीने के बाद वो सोचने लगी कि क्या कारण है कि प्रशांत अपना टेस्ट नहीं कराना चाहता। उसने तत्काल ही इंटरनेट पर वंध्यता इनफर्टिलिटी के बारे में खोज की। नेट पर पहली लाइन में ही उसको समाधान मिल गया। नेट में बोल्ड अक्षरों में लिखा था, मर्दों की वंध्यता और पुंसत्व मतलब सेक्सुअली पोटेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक सेक्सुअली पोटेंट व्यक्ति में शुक्राणु कम होने या न होने के कारण उसमें वंध्यता हो सकती है। वहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्तंभन क्षमता से वंचित से ग्रसित पुरुष संभोग करने में असमर्थ होने पर भी वो संतान पैदा करने में सक्षम हो सकते हैं। अगले पैरा में साफ लिखा था कि जनसाधारण पुरुषों की वंध्यता और नपुंसकता में फर्क नहीं जानते। यही वजह है कि बहुसंख्य पुरुष इसी भ्रम की वजह से अपनी जांच कराने में संकोच करते हैं। प्रशांत की ग्रंथि की वास्तविकता समझ में आने के बाद उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने और आगे पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि स्त्री अंडाणु का जीवन मात्र 1 दिन का होता है, वहीं शुक्राणु 2 दिन तक सक्रिय रहते हैं। एक अंडाणु के लिए एक बार में करोड़ों शुक्राणु प्रतियोगी होते हैं। इनमें से सबसे पुष्ट और सक्षम शुक्राणु पिता के गुणसूत्रों के साथ अंडाणु में मां के गुणसूत्रों से मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। इंटरनेट बंद करते समय ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि पुरुष का शुक्राणु भी पुरुष की ही भांति निषेचन के लिए कितना आतुर होता है। वो गर्भाशय में 2 से 5 दिन तक अंडाणु के आने की प्रतीक्षा करता है। अंडाणु के मिलते ही करोड़ों शुक्राणु उससे लिपट जाते हैं, परंतु उनमें से केवल एक ही भीतर प्रवेश कर निषेचन में कर पाते हैं। अब तो ये भी माना जाता है कि अंडाणु उसी शुक्राणु का चयन कर प्रवेश करने की अनुमति देता है जिसके डीएनए संपूर्ण और अक्षुण्ण हो। इस शुक्राणु को ग्रहण करने के बाद अंडाणु का बाह्य आवरण कड़ा हो जाता है, जिससे वो बाकी शुक्राणुओं के लिए अभेद्य हो जाता है। इस जानकारी से लवी के मन को कुछ शांति मिली। उसे प्रशांत की मानसिकता को समझने के साथ ही उस पर दया भी आई। वहीं दोबारा जॉब जाने लगने से लवी का आत्मनिर्भर होना व वकील के उत्तर से प्रशांत भी कुछ मध्यम पड़ा। दोनों ने सरोगेसी का मन बनाया। बहुत दिनों के बाद पति पत्नी के बीच का मालिन्य कुछ कम हुआ। अगले दिन नाश्ते की मेज़ पर श्यामा चाय लेकर आई। तभी लवी और प्रशांत दोनों के मन में एक सा विचार कौंधा, सरोगेसी के लिए श्यामा क्यों नहीं। दोनों ही एक दूसरे के मन के एक से विचार को जानकर हंसने लगे। श्यामा कुछ नहीं समझी। उसी दिन से लवी श्यामा का बहुत ध्यान रखने लगी। वेतन के अलावा श्यामा को नाश्ता और भोजन भी मिलने लगा। लवी का सोचना था कि श्यामा के पूर्ण स्वस्थ होने पर वो श्यामा से सरोगेसी के लिए बात करेगी। गरीबी और लूले पति की बीमारी के चलते ये तय था कि श्यामा इस प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लेगी।
लवी का सोचना सही भी था। आजकल महिलाओं के लिए गरीबी से निजात पाने के लिए सरोगेसी सबसे सरल और सम्मानजनक रास्ता है। बेहतर खानपान से श्यामा के स्वास्थ्य में जहां लवी को सुधार दिखा, वहीं प्रशांत को वो रमणीय लगने लगी। खाली समय में प्रशांत सोचता कि सरोगेसी के लिए जब उसके स्पर्म की ज़रूरत है तो वो स्वयं सीधे सीधे श्यामा को वो स्पर्म दे सकता है। इसमें आनंद भी है और लाभ का झंझट भी नहीं। वर्क एंड प्लेजर बोथ, कार्य के साथ आनंद भी। इस सोच से ही प्रशांत में उत्तेजना आने लगती जो उसके पुंसत्व को आश्वस्त कर देती। प्रशांत अब ज़्यादा उत्फुल्ल रहने लगा, विशेषकर डाइनिंग टेबल पर। वो व्यवहार जहाँ लवी ने नोटिस किया, वहीं इस परिवर्तन का अनुभव श्यामा को भी हुआ। दोनों महिलाओं में अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। लवी की नज़रें खोजी हुई, वहीं श्यामा की आंखों और व्यवहार दोनों में कमनीयता झलकने लगी। कहते हैं कली के खिलने में अली की याचक दृष्टि का भी योगदान होता है। श्यामा पहले से अधिक साफ सुथरी और अपने पहनावे के प्रति अधिक सजग हो गई। डाइनिंग हॉल में ही बनी ओपन किचन में जब वो रोटी या पराठा बेलती तो उसका आंचल एक विशेष अंदाज में ढलक जाता। आंचल की ये ढरकन प्रशांत की आंखों को विशेष रूप से आकर्षित करती। प्रशांत की लोलुप दृष्टि और श्यामा के मूक आमंत्रण से लवी अनभिज्ञ नहीं थी। इस परिवर्तन से उसे प्रशांत पर क्रोध न आकर जुगुप्सा और घृणा होने लगी थी। फिर भी वो तटस्थ बनी रही। फिर एक दिन भंवरा कली के अति निकट पहुंच ही गया। उसने कली की पंखुड़ियों से खेलना प्रारंभ किया, किंतु ये क्या, श्यामा ने उसका हाथ रोक दिया और बोली, पहले मेरे आदमी को भी घर में रहने की जगह दो। कहकर वो किचन में चली गई। दुर्धर्ष पुरुष नारी की इस युक्ति के सामने सदैव नतमस्तक हुआ है। अगले ही दिन श्यामा अपने लूले पति के साथ प्रशांत के फ्लैट के सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर गई। लूले पति के इलाज का दायित्व भी अब प्रशांत पर था। श्यामा के पति के परिवार से सभी पुरुष जन्मजात लूले पैदा होते थे और आजीवन लूले ही रहते। यही कारण था कि उसकी ससुराल में सभी पुरुष गांव में लूले के नाम से जाने जाते थे। पति के साथ श्यामा के फ्लैट में शिफ्ट कर जाने से लवी को राहत मिली कि उसकी अनुपस्थिति में प्रशांत और श्यामा पर उसका पति नज़र रखेगा। वहीं प्रशांत शर्त के अनुसार श्यामा के अभिसार के बारे में आश्वस्त हो रहा था। एक ही परिस्थिति पर पति पत्नी के भी कितने भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। श्यामा अपनी शर्त की पक्की निकली। महंगे इलाज से लुल्ला के स्वास्थ्य में अभूतपूर्व प्रगति हो रही थी। अब वो कभी कभी अपने कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने के लिए भी आ जाता। लुल्ले में इतना विवेक तो था ही कि जब श्यामा अपनी शर्त पूरी कर रही होती, वो उस समय अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। लुल्ले का स्वास्थ्य लाभ एक दिए की आखिरी भभक सिद्ध हुआ। एक दिन वो अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई और वो अपने लुल्लेपन से निजात पा गया। श्यामा बहुत रोई बिलखी। लवी की आंख में भी आंसू आ गए। वहीं प्रशांत सोच रहा था कि श्यामा कितनी अच्छी एक्टर है। प्यार तो वो प्रशांत को करती है, परंतु लोकलाज के मारे दुखी होने का कितना सजीव अभिनय कर रही है। लुल्ले की अंत्येष्टि में सभी झुग्गी झोपड़ी वाले गए। 13 दिन का शोक भी श्यामा ने अपने लोगों के बीच बिताया। 13 दिनों के बाद प्रशांत का विरह काल समाप्त हुआ। श्यामा एक बार फिर घर का काम करने लगी और अपनी शर्त पर भी टिकी रही। कुछ दिन बीतने पर श्यामा ने प्रशांत को बताया कि वो पेट से है। प्रशांत के लिए ये सूचना किसी सुनामी से कम नहीं थी। उसके मन में किंतु परंतु का आंदोलन होने लगा। वो ऑफिस जाते समय मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि श्यामा लुल्ले के बढ़ने के 26 दिन बाद ही पेट से हुई। इसका मतलब था कि श्यामा के पेट में प्रशांत की ही औलाद पल रही थी। वहीं लवी के लिए यह प्रश्न कोई मायने नहीं रखता था, अतः वो इस उहापोह से तटस्थ ही रही। श्यामा के पेट से होने के 9 महीने 7 दिन संभावित गर्भकाल की अवधि बिताने के बाद भी श्यामा में प्रसव का कोई लक्षण नहीं प्रकट हुआ। ये सूचना प्रशांत के लिए होली या दिवाली उत्सव की भांति थी। उसके मन में श्यामा के पेट में पल रहे बच्चे का जैविक पिता होने की संभावना पुष्ट होने लगी। गर्भ के 10 महीने बीतने के बाद भी जब श्यामा में प्रसव के कोई लक्षण नहीं दिखे तो प्रशांत के साथ लवी भी चिंतित हुई। लवी श्यामा को लेडी डॉक्टर के पास ले गई। प्रशांत तटस्थ होने का नाटक करता हुआ ऑफिस चला गया। लेडी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद बताया कि श्यामा का गर्भ अब पोस्ट मैच्योरिटी मतलब गर्भ की अति परिपक्वता के स्टेज पर है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकता है। श्यामा को ऑपरेशन द्वारा पुत्र प्राप्ति हुई। 4 दिन बाद श्यामा अपने बच्चे के साथ घर लौट आई।
श्यामा के घर लौटने की रात लवी और प्रशांत दोनों को अपने अपने कारणों से नींद नहीं आ रही थी। प्रशांत जहां अपनी औलाद को देखने के लिए व्याकुल था, वहीं लवी बच्चे की सेहत, शक्ल सूरत देखकर गोद लेने को व्याकुल थी। दोनों ही अपने अपने कमरे में एक दूसरे के सो जाने का इंतजार कर रहे थे। अंत में संतान की लालसा में लवी से रहा नहीं गया। वो चुपके से उठी। प्रशांत यदि जाग भी रहा है तो उसे आश्वस्त करने के लिए उसने किचन में जाकर पानी पीने का अभिनय किया। फिर एकांत पाकर वह श्यामा के क्वार्टर में दाखिल हुई। प्रशांत को पहले से ही चिंता थी कि कहीं लवी ईर्ष्या में श्यामा के बच्चे को हानि न पहुंचा दे, अतः वह पर्दे की ओट से लवी पर निगाह रख रहा था। श्यामा के कमरे में आधी रात को घुसता देख उसके मन की दुश्चिंतता को बल मिला। वो अपने पुत्र की रक्षा हेतु चुपके से श्यामा के कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। लवी के चेहरे पर मृदु भाव थे। उसने बड़ी कोमलता से श्यामा के ऊपर से चादर हटाई। श्यामा अपने शिशु को आंख में समेटे बाईं करवट से लेटी थी। उसके सोते हुए चेहरे पर मातृत्व तुष्टि का भाव था। उसका एक स्तन खुला था। शिशु अभी अभी स्तनपान करके सोया था। शिशु के मुंह पर दूध के छींटे सुंदर लग रहे थे। शिशु दाहिनी करवट लेकर लेटा था। लवी अभिभूत हो गई। वात्सल्य रस का इतना सुंदर रूप क्या और भी हो सकता है? लवी की अतृप्त मातृत्व जाग उठा। उसका मन किया कि वो शिशु को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा ले। आखिर वो उसका भी तो बेटा होने वाला था। आश्वस्त होकर लवी ने बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। प्रशांत पूरी तरह से सतर्क और सचेत था। बच्चे की हानि की थोड़ी सी भी आशंका होने पर वो बच्चे के संरक्षण हेतु तत्पर था। लवी गोद लेने के लिए बच्चे को छूने वाली ही थी कि उसका हाथ जड़ हो गया। उसके चेहरे पर एकाएक हॉरर, विस्मय मिश्रित भय के भाव उत्पन्न हुए। लवी का चेहरा एकदम कठोर हो गया। उसने पलटकर प्रशांत को देखा। उसके चेहरे पर विद्रूप मुस्कान आ गई। वो धीरे से कमरे के बाहर चली गई। जाते समय उसके मुंह से निकला, बांझ। प्रशांत को लवी के चेहरे की बदलती मुद्रा, जाते जाते कहे शब्द बांझ का कारण समझ नहीं आया। उसने आगे बढ़कर श्यामा और बच्चे को देखा। बच्चे का बायां लूला हाथ कंधे से नीचे झूल रहा था। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी बांझ। तो देखा दोस्तों आपने, एक मर्द के लिए कितना आसान होता है किसी स्त्री पर आक्षेप लगाना, उसे बांझ कहना। तभी तो कहते हैं यदि आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ भी तो होती हैं। तो आप सबको ये कहानी और मेरा कथा वाचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबको कथा सुनाकर मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। आप सब प्रिय श्रोताओं को अपना कीमती वक्त इस कहानी को सुनने के लिए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।